students, today's day 3 of the chapter of tangents and normal. Question था, if the line y is equal to x plus 1 is a tangent to this curve. If the line y is equal to x plus 1 is the tangent to this curve, then find the point. वो कौन सी बिंदु है जहां पे ये वाला लाइन इसके लिए एज अ टैंजेंट एक्ट कर रहा है. उस दिन भी हम पूरा रिवाइज करवाए थे, हर्षिता से पूछे थे ना कि इस चैप्टर में समरी क्या है. तो कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा, करते हैं इसका और निकल इसका जाता है. क्या करते हैं इसका और क्या निकल जाता है इसका? डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, स्लोप इसका निकल जाता है. फिर आप सांचा में डालते हैं और तब जाके टैंजेंट का इक्वेशन प्राप्त कर लेते हैं. पर आज क्वेश्चन जस्ट रिवर्स है. ये बिंदु नहीं दी हुई है, उल्टा क्या दे दिया है? इक्वेशन ए बी का. और हम लोगों को यही पढ़ाया गया कि ए बी का इक्वेशन निकालेंगे कैसे, ए बी का इक्वेशन निकालेंगे कैसे. इन लोग बल्कि ए बी का इक्वेशन निकाल के दे दिया है. तो दो नज़र से काम करने बोलते थे. दो नज़र से, एक नज़र से क्या करो, कर्व को पहले डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 कर लो. dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 कर लो. तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए? dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 किए तो स्लोप लाने में सफल हो गए. एक नज़र से. अब लिखने का स्टाइल एकदम हूबहू ऐसा नहीं रहेगा जैसे हम लास्ट क्लास लिखाए थे, लेकिन मोटा मोटी यही करवाए होंगे. dy बाई डी एक्स निकलवाए होंगे और फिर ऐड करवाए होंगे. मोटा मोटी यही करवाए थे उस दिन भी. अब लिखने का स्टाइल थोड़ा तो बदलेगा ही हर बैच में. तो dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 कर लो. dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 कर लो. उसके बाद नाव में आओ और दूसरी नजर से भी स्लोप निकलेगा. इक्वेशन ऑफ गिवन टैंजेंट, दिए हुए टैंजेंट का इक्वेशन क्या है बताओ? विच इज कौन सा फॉर्म? विच इज mx प्लस c फॉर्म. बॉक्स में लिखिएगा विच इज mx प्लस c फॉर्म. नहीं रहता तो कन्वर्ट करके लाते हैं उसको mx प्लस c फॉर्म में, लेकिन आपको m हर हाल में चाहिए. ये तो ऑलरेडी mx प्लस c फॉर्म में है ना. कौन सा फॉर्म में है? y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में है. mx प्लस c फॉर्म में है ऑलरेडी. तो बोलो m कौन है? m मतलब यहाँ पे m तो 1 है ना, तो ये भी m वो भी m, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हो गया. ये भी m वो भी m, फ्रॉम 1 एंड 2 हो गया. फ्रॉम 1 एंड 2 इतना बराबर 1. तो तुम क्या लाने में सफल हो गया है? y1. मतलब ये बिंदु पता चल गया. यही ना शुरू से बोल रहे थे कि इस क्वेश्चन ने रिवर्स चीज पूछ दिया है. इक्वेशन देके बिंदु पूछ दिया. और हम लोग को थ्योरी में ये पढ़ाया गया था कि बिंदु दिया रहेगा इक्वेशन पता करो, बिंदु दिया रहेगा इक्वेशन पता करो. और यहाँ पे इक्वेशन दे दिया, बिंदु पता कर रहा है. चलिए लास्ट डायलॉग हमेशा की तरह, कितना कॉमा 2 कर्व में डालो. कितना कॉमा 2 कर्व में डालो. नाउ कितना कॉमा 2 वो हमको नहीं पता, तो कर्व में डालिए. कितना कॉमा 2 वो कर्व में डालिए. कितना कॉमा 2 वो कर्व में डालो. कितना कॉमा 2 होगा वो कर्व में डालो, तो पता चल जाएगा कि कितना कॉमा 2 होगा. बताइए कितना कॉमा 2? 1 कॉमा 2. प्लस माइनस की नॉर्मल है, बस सिंपल. ठीक है. अरे तो कर्व में डाले तो प्लस माइनस में नहीं आएगा जी. अच्छा 4 कर दिए 1. मतलब 1 कॉमा 2 इज द रिक्वायर्ड बिंदु जहां पे आप टैंजेंट बनाइएगा तो गिभनवा इक्वेशन टैंजेंट होगा. गिभनवा इक्वेशन दिया हुआ था ना, बोला था ना ये जो गिवन इक्वेशन है यही टैंजेंट हो तो वो कौन से बिंदु पे हो. जो गिवन इक्वेशन है वही टैंजेंट हो तो कौन सी बिंदु पे हो. नेक्स्ट वन, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x at x equal to 0. Find the slope of the normal. What is normal? It is a line which is perpendicular to the tangent at the point of contact. कहीं हो लंदन झुमरी तलैया कि नो at the point of contact. ओके, तो इसमें कंसेप्ट था m1
इंटू m2 इज -1 का ही कंसेप्ट से निकलता है ना। तो सबसे पहले टैंजेंटवा का तो निकालो स्लोप, तो टैंजेंटवा का स्लोप जो भी आएगा वो m1 और ये रिक्वायर्ड m2 इज -1। अब टैंजेंटवा का स्लोप कैसे निकलेगा, करते हैं इसका है, निकल इसका जाता है, मतलब क्या इसका करते हैं डिफरेंशिएशन और क्या निकल जाता है। तो चलिए फटाक से dy/dx कीजिए, तो 4x + 3 cos x आया। अब आप dy/dx एट x = 0 कीजिए, तो बोलो किसका स्लोप निकालने में सफल हो गए, AB का मतलब टैंजेंट का। अभी कॉन्सेप्ट है m1 × m2 इज -1, ये तो 10 बार बोल दिए m1 × m2 इज -1, इसका पता है, इसको नीचे भेज दो तो इसका पता चल जाएगा। m1 × m2 इज -1, m1 × m2 इज -1, तो पुट कर दीजिए, आंसर लाने में सफल हो जाएंगे। m1 × m2 इज -1। टैंजेंट की स्लोप निकाल लिया आपने, टैंजेंट की स्लोप गुना नॉर्मल की स्लोप -1 होगी। क्यों होगी, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो 11वीं कक्षा में सीखे थे कि व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 × m2 इज -1 होता है, व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 × m2 इज -1। तो इसका तुमको पता है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालने में सफल हो गए, निकल गया स्लोप ऑफ द नॉर्मल। Okay, now listen. Find the equation of the tangent to this curve. Find the equation of the tangent to this curve, which is parallel to a line whose equation is 4x - 2y + 5 = 0। कुछ बत्ती भग-भुक करके जला। जितना इसका स्लोप होगा उतना ही इसका स्लोप होगा, तो इसका स्लोप तो तुम y = mx + c में कन्वर्ट करके निकाल लोगे। You just convert it to y = mx + c। तो इसका जो m आएगा, m मान लो 2 आया, तो क्लियरली इसका m2, तो इसका इंटू इसका इज -1। मारो चट से, कौन बोला ऐसे, डायरेक्ट बराबरे होगा, डायरेक्ट बराबरे होगा। इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप इज -1, जो बोला मारो चट से, वो तो परपेंडिकुलर कैसे में होता है, इस बार तो ऑलरेडी पैरेलल है ना, पक्का ना। तो लिखिए कन्वर्टिंग इक्वेशन ऑफ CD इन y = mx + c फॉर्म। Converting equation of CD in y = mx + c form. Converting equation of CD in y = mx + c. So y is equal to mx + c आ गया, तो m जो है वो 2 हो गया, m जो है वो 2 हो गया। कितना में, 100 में? अच्छा, अभी जो रिजल्ट आया, अरे हाँ वही, मतलब क्वालिफाई कर गए तुम ना, सही में यार, तुम पढ़ते तो हो नहीं जी, कैसे आ गए इतना। जानबूझ के कराया है। चलिए
तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म लिख दिया, कन्वर्टिंग द इक्वेशन ऑफ सी डी, कन्वर्टिंग द इक्वेशन ऑफ सी डी इन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म। तो अब बताइए हर्षिता, जो टैंजेंट का इक्वेशन प्राप्त करना है उसके लिए कर्व को आप डिफरेंशिएट करिएगा और ऐड करिएगा तो वो भी तो एम है ना निकलेगा, ऊ भी एम ई भी एम, तो क्या कर दे, इक्वेट कर देंगे। तो आ जाइए नाव में, नाव में आ जाइए, नाव में लिखो द इक्वेशन ऑफ कर्व इज, नाउ द लिखिए, नाउ द इक्वेशन ऑफ कर्व, नाउ द इक्वेशन ऑफ कर्व इज, तो कर्व का इक्वेशन अंडर रूट में हम कुछ गलत कॉपी किए, माइनस है क्या? ठीक है, गलत कॉपी किए, माइनस है, पुराना बुक है, छोटू आया नहीं है ना आज, मिस कर रहे हैं उसको, बताओ। अच्छा बड़ू आया है, चलिए चलिए, dy बाई डी एक्स रूट पी का बोलिए स्टूडेंट्स, रूट पी का 1/2 रूट पी, गुना पी में घुस जाओ, गुना पी में घुस गए। अब जो dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 करके निकलेगा वो भी तो एक नजर से स्लोप ही निकलेगा, वो भी एक नजर से स्लोप ही निकलेगा। तो आपने ये सेकंड नजर से स्लोप निकाल दिया। पहला नजर क्या था, CD के पैरेलल है हमारा टैंजेंट, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, CD के पैरेलल है हमारा टैंजेंट, तो CD को mx प्लस c में कन्वर्ट करो, कन्वर्टिंग द इक्वेशन ऑफ CD इन y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म, कन्वर्टिंग द इक्वेशन ऑफ CD इन y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म। तो जो एम है ना, एम वो 2 है, किसका? एम, CD का, और इसका जो एम आएगा कैलकुलस के नजर से, दोनों इक्वेट कर देना। पूरा चैप्टर बस एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कैलकुलस के नजर से स्लोप निकालो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नजर से स्लोप निकालो। तो यहां मैं कैलकुलस के नजर से निकाल दिया, ऐड कर दिया ना, तो ये भी तो स्लोप ही निकला है कैलकुलस के नजर से, ये भी स्लोप ही निकला है 2 नंबर में, और वो भी स्लोप निकला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नजर से। कर दीजिए फ्रॉम 1 and 2 कर दीजिए, फ्रॉम 1 and 2 कर दीजिए। From 1 and 2, from 1 and 2, इतना बराबर इतना, ये उधर गया तो 4/3 इज 1 बाई, नहीं उधर कहे गया, हाँ वही है, 4 उधर ले गया, रूट वो ले जाओ, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बोलिएगा मत कि सर कुछ आज समझा नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई नया कॉन्सेप्ट ही नहीं आया, बार बार वही कॉन्सेप्ट पे आधारित है सारे सवाल। एक बार आप डिफरेंशिएशन करो, dy बाई डी एक्स को ऐड कर लो तो स्लोप निकल गया, और फिर दूसरी बार क्या करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ भी लगाओ, तो 16 3x1 माइनस 2 इज 9, उल्टी उल्टी टाइप आ रहा है आंसर, 41/48। ओके, नाउ टेल मी 41/48 कॉमा कितना सेटिस्फाई करेंगे कर्व को, कर्व में 51 इन द इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व में करेंगे। करिए करिए, सेटिस्फाई कीजिए, सेटिस्फाई करके देख लीजिए कितना आ रहा है। बोलो रे भाई, +-3/4 पक्का ना? ओके, +-3/4 मतलब छवि कुछ ऐसा बनने वाला है, +3/4 यहां होगा और -3/4 यहां होगा, कॉमा 41/48। इस बिंदु पे अगर टैंजेंट बनाएं या फिर इस बिंदु पे टैंजेंट बनाएं,
तो जानते हैं कर्व कैसा है? कर्व इज लाइक दिस, नहीं, हाइपरबोला टाइप का है कर्व। अगर इस बिंदु पे टैंजेंट बनाए, ऐसा भी हो सकता है, इस बिंदु पे टैंजेंट बनाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो टैंजेंट नहीं है, मिडिल वाली जो सीडी है ना उसके पैरेलल होगी। दो ऐसी बिंदुएं हैं जहां पे टैंजेंट बनाया जाएगा। 41/48 कॉमा प्लस 3/4 तुम लोगों ने कहा, 41/48 कॉमा माइनस 3/4 तुम लोगों ने कहा। तो ये वही जगह नीचू और वही जगह ऊंचू, वही जगह पे रह के नीचू और वही जगह पे ऊंचू, तो हाइपरबोला टाइप का बन रहा है। हाइपरबोला टाइप का बन रहा है क्या? दो जगह बन रहा है, ये दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हाँ दो जगह बनेगा, ऐसा कि वो गिवन वाला सीडी के पैरेलल होगा हर हाल में, गिवन वाला सीडी के पैरेलल होगा। एग्जाम में वैसे आपको छवि बना के समझाना नहीं है, पर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम छवि बना के आपको दिखा दे रहे हैं कि हाँ देखो जी, दोनों पॉसिबिलिटीज में टैंजेंट हर हाल में गिवनवा सीडी के पैरेलल ही होगा, गिवनवा सीडी के पैरेलल होगा। 23 नंबर को वीवीआई मार्क कीजिएगा स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूव दैट कर्व्स इतना एंड इतना कट एट राइट एंगल if 8k² is 1। प्रूव दैट कर्व इतना एंड इतना कट एट राइट एंगल if 8k² is 1। इस सवाल को समझाने के लिए हम बचपन का एक क्वेश्चन बोलेंगे, प्रूव दैट, नहीं वो नहीं बोलेंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 8। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 8। बोलो एरिया बराबर 8 लेके चलिए, एरिया बराबर 8 लेके बढ़िए, एरिया बराबर 8 लिख के चालू हो जाओ। बातें समझ में आई? एरिया को 8 लेकर ही चालू हो जाओ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द एरिया 8। अब इसको हम थोड़ा दूसरा टाइप से पूछते हैं, प्रूव दैट व्हेन k is 7 देन द एरिया इज 48। प्रूव दैट व्हेन k is 7 देन द एरिया इज 48। तो तुम बच्चा जैसा 7 डाल दो, लंबाई चौड़ाई निकल जाएगा, और लंबाई चौड़ाई को गुना करके देख लेना एरिया 48 आ रहा है कि नहीं, और नहीं तो एरिया 48 लेके चालू हो जाओ। बढ़ते बढ़ते k का आंसर हुआ कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब समझ रहे हैं हम क्या याद दिला रहे हैं? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द एरिया 48। तुम एरिया को 48 लेके चलते हो ना, इतना भाषण क्यों दिए? प्रूव दैट ये दोनों 90 डिग्री पे तभी कट करेगा जब ऐसा होगा, ये दोनों 90 डिग्री पे तभी कट करेगा जब ऐसा होगा। तो तुम मान के चलो 90 डिग्री पे कट कर रहा है, अब बढ़ो, बढ़ने पे ऐसा ही जाएगा। नहीं समझा पाए? हम यहां का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करें। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द एरिया 48। तो एरिया को 48 लेकर ही चलते, तो तुम एरिया बराबर 48, दिस गुना दिस इज इक्वल टू 48, दिस गुना दिस इज 48 लेकर ही चलते थे, और तुम क्या लाने में सफल हो जाते थे? लास्ट में k लाने में सफल हो जाते थे। फिर इसको पूछने का एक और ढंग था, प्रूव दैट फॉर k इक्वल टू 7 द एरिया इज 48। तो तुम बच्चा जैसा 7 डाल दो, लंबाई चौड़ाई निकल जाएगा, गुना कर लेना, 48 आ जाएगा। पर हम ऐसे बच्चा जैसा 7 नहीं डलवाते, हम बोलते छोड़ो ना जी, 48 लेके बस बनाओ, 7 अपने आ जाएगा। m1 इंटू m2 इज -1 लेके बस चलो, अपने ही आ जाएगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा अंग्रेजी लिखना होगा। ये कर्व और ये कर्व दोनों 90 पे कट रहा है, इसका क्या अर्थ है? उनके टैंजेंट्स भी 90 पे कटेंगे। दो अलग अलग कर्व है, ये अपना कर्व है, ये अपना कर्व है। दो कर्व अगर 90 पे कट रहा है, तो ये काला वाला जो कर्व है, काले वाले कर्व का काला टैंजेंट, और ब्लू वाले कर्व का ब्लू टैंजेंट 90 होगा। बस ये लेके चलो, अंग्रेजी लिख लीजिएगा। When the curves will cut at 90 degree, then their tangents will also cut at 90 degree. ये लिखना होगा। When the curves will cut at 90 degree, when the curves will cut at 90 degree, then their tangents will also cut at 90 degree. 90 degree.
ब्रैकेट में लिख देना एट लंदन, ओ सॉरी एट झुमरी तलैया, ओ सॉरी, तो कहाँ? यस, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ब्रैकेट में लिख देना एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब ले दे के क्या हुआ, ये यहाँ लिखिए कर्व 1, यहाँ लिखिए कर्व 2, इसका अपना dy बाई डी एक्स निकलेगा और उसका अपना निकलेगा dy बाई डी एक्स, दोनों का dy बाई डी एक्स का प्रोडक्ट -1 होगा। इसको छोड़े इसका किए प्लस, इसको छोड़े इसका किए इक्वल टू 0, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स 2 बाई dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन हुआ तो अब नहीं ना सिखाएंगे जी, जानशु याद है ना? y वाले का उत्तर आप 2y दीजिए, लेकिन डॉट dy बाई डी एक्स। अगर z का क्यूब रहता तो तुम 3z स्क्वायर नहीं बोलते, डॉट dz बाई डी एक्स। dz बाई डी एक्स होगा कि dx बाई dz होगा? क्योंकि डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन हमेशा नीचे होता है। ऐसे पढ़ाया है मैंने इस बैच को, इस तरह से पढ़ाया था मैंने। डॉट dz बाई डी एक्स होगा कि dx बाई dz होगा? डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन तो हमेशा नीचे होता है ना। ओके 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 ओके। नहीं, अप्लाइड में भी पढ़ाना पड़ता है ना, एक ही चीज हुआ तो याद नहीं रहता कि कौन डायलॉग इसमें मारे थे। ओके, तो 1 इज 2y dy बाई डी एक्स। तो बोलिए पहले वाले का स्लोप निकालने में तुम सफल हो गए? पहले वाले का स्लोप आया इतना, 1 नंबर में दे दो m1, पहले वाले का स्लोप ऐटवा कर लिए। दूसरे वाले का स्लोप आया -y1 बाई x1, दूसरे का भी कर लिए। इस क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट तो मैंने बोला ही, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा जोर कम से कम 10 बार समझाया कि तुम परपेंडिकुलर ये मान के ही चलो। यहाँ पे एरिया 48 है, मान के ही चलो, तो तुम मान के ही चलो कि m1 into m2 होगा ही होगा -1। बोला ना, प्रूव दैट दे कट एट 90 डिग्री इफ ऐसा होगा। 90 डिग्री पे कट करेगा अगर ऐसा होगा, तो तुम 90 डिग्री पे कट करेगा मान के चलो, लास्ट में अपने ये साबित हो जाएगा कि हाँ ऐसा हो रहा है। नाइन्टी डिग्री पे कट करेगा अगर ऐसा होगा। m1 की वैल्यू क्या के टर्म्स में है स्टूडेंट्स? अरे बोलो ना जी, नहीं है। m2 की वैल्यू के टर्म्स में है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते बढ़ते आंसरवा के में कैसे अपने आ जाएगा? भगवान जी दे देंगे। हम तो सोचे थे कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 लेके चढ़ेंगे तो बढ़ते बढ़ते अपने प्रूव हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का भाषा तो हम इस तरह से कंपेयर किए ना, प्रूव दैट द एरिया इज 48 इफ k इज 7। तो हम क्या बोले, एरिया 48 लेके चलो, एरिया 48 लेके चलो, k अपने 7 आ जाएगा। m1 इंटू m2 इज -1 लेके चलो, k स्क्वायर इज 1/8 अपने आ जाएगा। तो ऐसा कुछ हुआ कि इतो लग रहा है, यू आर गेटिंग अ रिलेशन। व्हाट एम आई गेटिंग? वी आर गेटिंग अ रिलेशन। ठीक, अब तो नहीं सके जो साबित करना था। अब बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक टीचर चुपचाप क्लास में खड़ा होकर ऐसे सोचते रहता है, अब क्या करे, अब क्या करे, अब क्या करे, अब क्या करे। समझे ज्ञानशु? उधर से बचवा लोग चिल्लाता है, ठीक तो है सर, हाफ है ना, तो हाफ कॉमा कितना, ये आपको नहीं जानते, आप ही ना पढ़ाए हम लोगों को। हाफ कॉमा कितना, तो मान लीजिए हाफ कॉमा 55.5 आया, मतलब ये बिंदु आपको पता चल जाएगा, हाफ कॉमा 55.5। हम बचवा को चुप करा दिए, चुप रहो ना जी, कहाँ प्रूव हुआ? ये प्रूव करना है 8k स्क्वायर इज 1। तो बचवा बोला सर सुनिए तो मेरा। हम बोले चुप चुप, अभी हम बोले ना, हम बना रहे हैं, बनाने दो, कहीं से कुछ करके k आना पड़ेगा। अरे सर वही तो बोल रहे k आ जाए, चुप बोले ना, चुप। k कहाँ आ रहा है? हम लोग क्या मान के चले थे कि m1 इंटू m2 इज -1 लेने के बस बढ़ जाएंगे तो k में आंसर आ जाएगा। ऐसा आया कि रादर एगो कोऑर्डिनेट पता चल गया। तो बच्चा बार बार उछल के हमको बोलना चाह रहा है कि सर हाफ कॉमा कितना है बिंदुआ तो पता कीजिए, हाफ कॉमा कितना है बिंदुआ तो पता कीजिए। और हम बच्चा का सुन ही नहीं रहे हैं, आगे उसको बोलने ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि वो हाफ कॉमा जो भी बोलेगा, हाफ कॉमा 55.5 ऐसा कुछ आंसर आएगा। फिर हम लास्ट में जब हम हार मान के बोले ठीक है बेटा बोलिए लो, बोले सर यही तो आप हम लोग को कदर नहीं करते हैं। हाफ कॉमा 55.5 जो आया, ये बिंदु आप इस कर्व में डाल के पता कर लिए, तो यही बिंदु, नहीं मतलब यही बिंदु, नहीं मतलब वही बिंदु, उस पे भी तो है, इस पे है,
तो इस पे भी तो है, ये बिंदु कहाँ कहाँ है, उस पे है, तो इस पे भी तो है। अरे बोलिए भाई, तो ये बिंदु को अब इसमें सेटिस्फाई करवा दीजिए। तो हमने उससे कहा होगा, अरे सर दूसरा वाला में देखिए के में है, दूसरा वाला में के में है। देखिए सब भाषणबाजी देते ना, दिमाग खुलता है। ऐसा हर बार होता है क्लास में। टीचर जो सोच के पढ़ाया, टीचर क्या बोला था कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 लेके बस तुम चलो ना जी, अपने साबित हो जाएगा। क्योंकि वो टीचर भले ये चैप्टर नहीं बनाया है, लेकिन उसको मैथ्स तो आता है। वो मैथ्स क्या जानता था, एरिया 48 लेके चलो, बढ़ते बढ़ते के अपने निकल जाएगा। यहाँ नहीं निकला तो लड़का बार बार उछल के बोल रहा है, और टीचर बस सिर्फ उसका मुंह क्यों बंद करवा रहा है कि अरे यार तुम जो बोल रहे हो में तो हाफ कॉमा कुछ हो, मतलब कुछ हो, मतलब जैसे मतलब 55.5 आएगा। ये तो नंबरवा में आ जाएगा तुम्हारा आंसर, कहां साबित होगा। तो लड़का बोला कि ई बिंदु निकला ना सर, ई बिंदु आप किस में डाल के निकाले, तो ई बिंदु इसको भी तो करेगा सेटिस्फाई। तो इसको जब करिएगा सेटिस्फाई तो के में आ जाएगा ना, हाफ कॉमा y1 विल सेटिस्फाई किसको, कर्व 1 को। कर्व 1 को ही क्यों बोलो, अभी पहले आपको नंबरवा में लाना है ना सर, आंसर किस में लाना है, नंबरवा में लाना है। तो हाफ और कॉमा कितना हुआ बताइए, हाफ कॉमा प्लस माइनस ऐसे होगा, ऐसे प्लस माइनस ही होगा। अब ये बिंदु, गुड आफ्टरनून, अब ये बिंदु क्या इसमें सेटिस्फाई करके एग्जैक्ट आंसर निकला, बोलो हाँ एग्जैक्ट आंसर निकला है। यही बिंदु उसको भी करेगा सेटिस्फाई। तो लिखिए नाउ हाफ कॉमा प्लस माइनस 1/√2 विल आल्सो सेटिस्फाई द सेकंड कर्व। एकदम कहानी की तरह याद रहेगा स्टूडेंट्स। अभिनव सिंह जरा एकदम कहानी नहीं समझाओ तो, एकदम स्टोरी है, एकदम रोड पे मिले तुमसे, हेलो अभिनव सिंह, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, फाइन थैंक यू सो मच। भाई वो क्वेश्चन 8 के स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला बड़ी फेमस है, क्लास में सर बताया था। क्वेश्चन तो याद है यार, लेकिन सोल्यूशनवा नहीं बन रहा है, बताओ रोड पे बताना है। एरिया लेके बनाओ, निकल जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये प्रूव करो। तो नहीं हुआ ना रे चचा, कहाँ हुआ? अच्छा अच्छा, बोलिए बोलिए। एग्जैक्टली नहीं पता चला, के में नहीं पता चला है, इसीलिए सेकंड में डाल रहे हो ताकि के टर्म्स में आ जाए। ये बिंदु को अब इसलिए सेकंड में डाल रहे हो, ठीक है। नाउ हाफ कॉमा प्लस माइनस 1/√2 विल ऑल्सो सैटिस्फाई कर्व 2, या सेकंड कर्व लिखो। क्या हुआ फिर आज आपका तबीयत खराब है? कितना आया मैथ्स में? 50। उसके बाद भी मुंह बना के बैठे हुए हैं। क्वालिफाई हो गए ना, बस ठीक है, वीज़ा चाहिए था। सब में पास हो गए ना, बस ठीक है। कितना आया इनको? 62। ओह, चलो सेटिस्फाई करो सेकंड कर्व को। एक्स वाई इज के, हाफ और 1/√2 इज के। हम फिर नहीं सक रहे, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। ये सभी ना स्टूडेंट लोग आके चिल्ला के बोलता है सर प्रूफ दैट पे अपनी नजर रखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए तो हो जाएगा। जो हम बार बार बोल रहे हैं कि टीचर से नहीं बन रहा है, स्टूडेंट बोल रहा है, क्योंकि स्टूडेंट ये सब देखकर अपने समझ जाता है कि अबे के में लाना है तो पहले वैल्यू पता कर तब यहाँ डाल, दोनों पता रहेगा तब ना के में वो नंबर में आंसर आएगा। तो 1/8 इज के स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो मार्क दिस क्वेश्चन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप रोड चलते फिरते आप पढ़ा सकेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। एरिया को 48 लेके बस बढ़ जाओ, m1 इंटू m2 इज -1 लेकर बस बढ़ जाओ, उसके बाद तुम्हारा आंसर के में आइबे नहीं करेगा। तो तुम सोचोगे यार ऐसा कैसे हो रहा है, हम तो सोचे थे के में अपने आ जाएगा, नहीं हो रहा है। तब तुम याद करना कि ये बिंदु इसको भी सेटिस्फाई करेगा,
और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। पहले इसमें कर लेना ताकि एग्जैक्ट पता चल जाए कि हाफ कॉमा कितना है, एंड देन इसमें कर लेना। मार्क कर लीजिएगा VVI स्टूडेंट्स। y equal to x cube plus 2x plus 6. Find the equation of the normal to this curve. What is normal, students? Students, come on, tell me. Normal is the perpendicular drawn at Jhumri Taliya, London, at the point of contact. तो बोल रहा है find the equation of normal to the curve. Find the equation of normal to the curve which is parallel to the line this. हमारा इंग्लिश थोड़ा कमजोर है स्टूडेंट्स, ये जो पैरेलल है कौन और किसके ये नहीं समझ आ रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। हमको लग रहा है मेरा इंग्लिश कमजोर है। नॉर्मल इस लाइन के परपेंडिकुलर, ना कि टेंजेंटवा। गलत छवि बना है, ये लाइन ना ऐसा है ताकि नॉर्मल इसके पैरेलल है। नहीं समझ में आया? फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, विच इज पैरेलल टू द। अब आप इसको दो नजर से देखिए, पहले कर लेना इसका, निकल जाएगा इसका। करते क्या है, निकलता क्या है? करते डिफरेंशिएशन, निकलता है इसका स्लोप है। इसका स्लोप निकाल के रख लेना और -1 बट्टा कर देना। काहे -1 बट्टा याद है ना, m1 इंटू m2 इज -1, तो नीचे जाता है तो -1 बट्टा से फाइनली तुम नॉर्मल का स्लोप निकालने में सफल हो गए एक नजर से। अब दूसरी नजर से नॉर्मल का स्लोप निकलेगा बाय राइटिंग दिस इक्वेशन इन y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म। तो इसका जो m आया और उसका जो m आया दोनों m इक्वल है। क्लियर है? और फिर लास्ट में साचा बोलो, साचा इज इक्वल टू m x माइनस x1 में पुट कर देंगे। कम ऑन स्टार्ट। पहले लिखो डिफरेंशिएटिंग द गिवन कर्व, डिफरेंशिएटिंग द गिवन कर्व। लिखिए डिफरेंशिएटिंग द गिवन कर्व। तो m निकालने में सफल हो गए, निकल गया m। तो बताओ ये m किसका निकला है? टैंजेंट का निकला है ना। dy by dx को m नहीं कहते हैं, dy by dx एट x1, y1 को m कहते हैं। तो ऐटवा कर दिए, तो ऐटवा तो करिए दिए रे भाई, तो ऐट कर दिए। एट x1, y1 को टैंजेंट का स्लोप कहते हैं। अब नाव में आओ और अंकित हमें बताओ यहाँ पे नाव में हम क्या लिखने वाले हैं? इसका m गुना उसका ms -1। तो तुम किसका वैल्यू पुट कर सकते हो और किसका निकालने में सफल हो गए? क्योंकि दोनों तो हमेशा 90 ही बनाता है ना। अच्छा, अगर आप लोग मेरे को परमिशन दे तो आज से ये दो ठो ब्लू लाइन छोड़ के डायरेक्ट आखिरी ब्लू लिखे, m ऑफ द नॉर्मल इज -1 बट्टा 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 बट्टा। वो बट्टा क्यों होता है नहीं समझ आ रहा है, वही ना नीचे चल जाता है। तो अगली बार से ये दो ब्लू लाइंस नहीं लिख के डायरेक्ट लास्ट वाला ब्लू लाइन लिखेंगे। m ऑफ द नॉर्मल हमेशा m ऑफ द टैंजेंट का रेसिप्रोकल और माइनस भी लग जाता है, -1 भी लग जाता है। सो बताइए निधि, m निकालने में सफल हुए कि नहीं हुए आप? पर कौन से नजर से? कैलकुलस के नजर से। अब लिखिए नाउ कन्वर्टिंग द इक्वेशन ऑफ CD in y equal to mx plus c form. Converting the equation of CD in y equal to mx plus c form. तो mx और ये c, तो m निकल गया इसका। हर्षिता टेल मी, ये किसका m है? नॉर्मल हुआ खा। अरे dy by dx से निकला है नॉर्मल का, वो ये पैरेलल वाले का। नॉर्मल और पैरेलल वाला लाइन का स्लोप हुआ बराबर होगा ना, बिकॉज नॉर्मल और ये पैरेलल वाला लाइन पैरेलल है। तो m1 बराबर m2 तो लिखा गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नॉर्मल जो है वो पैरेलल है CD के। तो m किसका? नॉर्मल का बराबर होगा m किसके? CD के। m ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू m ऑफ द CD। एकदम घोटा गया कंसेप्ट के सर। एक एक कंसेप्ट को आप पिछला क्लास से बोले जा रहे हैं, कुछ नया कंसेप्ट आया ही नहीं अब तक। हाँ बोलिए।
ये गलत था। 3x स्क्वायर प्लस 2 डिफ्रेंशिएट करके वही आएगा ना, 3x स्क्वायर प्लस 2 आएगा ना। फिर एटवा किए तो 3x स्क्वायर की 3x1 स्क्वायर प्लस 2 ना। चलो अब डाल दो यहाँ पे m ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू m ऑफ द सी डी। वॉट इज m ऑफ द नॉर्मल? -1 बट्टा, अरे m ऑफ द नॉर्मल एंड m ऑफ द सी डी, ये था ना। रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड्स। टू कॉमा कितना नहीं पता, -2 कॉमा कितना नहीं पता, तो बोलो क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। 2 कॉमा कितना कर्व में डालो और -2 कॉमा कितना कर्व में डालो। अरे ये काम हम नहीं करेंगे भैया। 2 कॉमा कितना आ रहा है वो बताओ तुम। 2,18 आ रहा है और इधर 2 कॉमा -6 आ रहा है। मतलब ये दो बिंदु है जहां पे नॉर्मल बनाइएगा तो सीडी के पैरेलल होगा। ये वो दो बिंदुएं हैं। अभी रुक जाना 1 मिनट। हम तो पहले से ही फोटो बना के रखे हैं कि सीडी ऐसा है हमारा, यही था ना मेरा फोटो। अब हम बोल रहे हैं कि 2,18 पे बनाए या फिर -2, -6 पे बनाए, सीडी के पैरेलल होगा। मतलब अगर कर्व ऐसा हुआ, नहीं, अगर कर्व ऐसा हुआ, ये टैंजेंट, ये नॉर्मल आ गया। ए बी इज द टैंजेंट जो मुझे पूछा नहीं है, पी क्यू इज द नॉर्मल जो है ना सीडी के पैरेलल। और अगर कर्व ऐसे घूम के इस तरह हो गया तो ये टैंजेंट पर ये नॉर्मल, कुछ समझ आ रहा है? बात हो गया? ताकि एक विजुअलाइजेशन तो कि तुम किए कौन सी है तुमको समझ आना चाहिए। सीडी को आप हिला डुला नहीं सकते, जहां है वहीं है। आपका कर्व का वो कौन सा बिंदु पे जाकर हम नॉर्मल बनाए, कर्व का वो कौन सा बिंदु पे जाके नॉर्मल बनाए कि जो नॉर्मल है ना, ए बी की बात नहीं कर रहे हैं, ए बी तो टैंजेंट है, हम बात पी क्यू की कर रहे हैं। पी क्यू देखो तो सीडी के पैरेलल हो गया, पी क्यू जो है सीडी के पैरेलल हो गया। एंड अगेन ए बी टैंजेंट है तो पी क्यू नॉर्मल हो गया। पी क्यू नहीं ले लो, इसको कुछ एस टी ले लो, और ए बी नहीं लेके इसको ई एफ ले लो। तो ई एफ टैंजेंट का हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ई एफ टैंजेंट का बात नहीं कर रहे हैं। एस टी नॉर्मल हुआ ना जी सीडी के पैरेलल। एंड इन द सेम वे ए बी टैंजेंट का बात नहीं कर रहे हैं, पी क्यू नॉर्मल हुआ ना जी सीडी के पैरेलल। तो ये पूछा था वो कौन सी बिंदुएं होंगी। ऐसा आज 2 बार हो गया ना कि 2 जगह हुआ, यहां भी हुआ और 2 जगह गिवन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, गिवन कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ऐसे 2 जगह हो गए जहां पे अगर हम लोग ड्रॉ करें तो गिवन लाइन के वो पैरेलल हो ही जाएगा। कहानी खत्म हो गया। सिर्फ बिंदु पूछा है कि इसमें एक स्टेप और बढ़ा के फाइनल वाला नाव में आना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन के लिए सांचा में डालना होगा आपको, और इधर भी नाव इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल के लिए आपको सांचा में डालना होगा। सांचा बोलो, सांचा
y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। चलिए स्वरूपा सिंह बताइए यहाँ पे x1 y1 में क्या चीज डाले? 2,18 डाले। क्या डाले? 2 और कॉमा 18। एम में क्या डालेंगे बताइएगा आप थोड़ी देर बाद। और इस तरफ क्या डाले? -2 कॉमा -2 कॉमा -6 डाले। और इधर का एम में क्या डाले? -1/14 ही होगा एम, वो तो CD का एम है। अरे तो सर CD का एम है तो क्या हुआ? CD के ही तो पैरेलल आपका रिक्वायर्ड लाइन है, तो -1/14 -1/14। छोटू है नहीं, बहुत मिस कर रहे हैं। किसी के पास किताब है स्टूडेंट्स उठानी है? ये 14/254 देख के थोड़ा उल्टी उल्टी टाइप लग रहा है, चेक करो तो। ये भी -86, अजीब अजीब सा आंसर आ रहा है। दोनों ही सही है, दोनों ही सही है ना। अब देखिएगा, आप लोगों को मैंने बोला था रेट मेशर्स बना लो एकदम एक दिन में फटफटा के बन जाएगा। टैंजेंट नॉर्मल भी अब बना लो, बन जाएगा। एओडी अगर बन गया ना तो एगो मेजर बोझ 12वीं कक्षा का मेजर बोझ उतर जाएगा। डिफरेंशिएशन बोझ नहीं है सर, अरे रोज डिफरेंशिएशन में यूज हो जा रहा है जी। वो एग्जाम के एक रात पहले बस टॉपिक पढ़ने से भी हो जाएगा कि बहन जरा बता देना डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग कैसे पढ़ा जाता था, बहन जरा बता देना पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे पढ़ा जाता था, बहन जरा बता देना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे पढ़ा जाता था। डिफरेंशिएशन में बोझ उस समय था जब तुमको W नहीं आता था, अगर W आ गया तो वो अब बोझ नहीं है। एओडी बहुत बड़ा बोझ है। अभी रेट मेजर पढ़े हैं, टैंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, रोलीज लैग्रेंजेस, एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन, इतना सारा टॉपिक है ना, वो खत्म होगा तब मेजर। 44% का कैलकुलस है भाई। 100 का अगर परीक्षा होगा तो 44 का, और अगर 80 का हुआ तो 33 का। Find the equation of tangent and the normal to this hyperbola. Find the equation of tangent and normal to this hyperbola. Find the equation of tangent and normal to this hyperbola. पहला अजीब बात क्या है? x1 y1 नहीं देख के क्या दे दिया? x0 कॉमा y0 दे दिया। पहला अजीब बात ये है, ठीक है। अब एक बात और थ्योरी पेज में लिखवा देंगे अभी। अगर इलिप्स का इक्वेशन ये दिया हुआ है तो तुम बोलो अगर कौन चीज सर, ये तो इलिप्स का होइबे करता है, तो फिर इसमें अगर का क्या? तो थ्योरी पेज में एक चीज लिखवा देंगे, इफ द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज दिस, तो तुम बोला कि इफ का क्या बात है, तो होता ही है एलिप्स का इक्वेशन। इफ द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज दिस, देन इसका टैंजेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला है। ध्यान से सुनना, टैंजेंट का क्या फॉर्मूला है? डायरेक्ट बट्टा ए स्क्वायर होता है, बट्टा बी स्क्वायर भी होता है, 1 भी होता है, x गुना x, बोलो x स्क्वायर वे तो लिख रहे हैं आप, y गुना y, बोलो y स्क्वायर वे तो लिख रहे हैं। बस लिखने का स्टाइल क्या हो जाता है? x x1 y y1 हो जाता है। नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इफ यू आर गिवन अ एलिप्स और बोल रहा है इसका टैंजेंट का इक्वेशन पता करो, इफ यू आर गिवन अ एलिप्स और बोल रहा है इसका टैंजेंट का इक्वेशन पता करो, अंकित मत सोच रहा है एलिप्स कब से ऐसा हो गया, लो भैया खुश रहो।
इलिप्स ऐसा होता है, ये तो ठीक है ना? ऐसा नहीं होता है जी, ऐसा नहीं होता है क्या? सब तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरह का होता है ना। तो हमको बोला किसी भी बिंदु पे, ये बिंदु या ये बिंदु पे क्या बोल दिया, टैंजेंट पता कीजिए। सो व्हाट आई एम सेइंग, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला बट्टा ए स्क्वायर भी होता है, बट्टा बी स्क्वायर भी इक्वल टू 1 भी होता है। ये एक्स स्क्वायर है ना, ये 2 बार लिखाता है, वाई स्क्वायर है ना, ये 2 बार लिखाता है, पर एक बार x1 एक बार y1। तो आपको याद हो गया, द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज गिवन, देन देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर द टैंजेंट, x x1 बटा a स्क्वायर, y y1 बटा इस 1, टैंजेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला। अब अगला लिखवा देंगे, इफ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज लाइक दिस, तो बोला फिर इफ का हला बोल रहे हैं, हाइपरबोला ये होबे करता तो इफ का क्या बात है। देन दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर द इक्वेशन ऑफ इट्स टैंजेंट। तो पहले प्रश्न बना लेते हैं, तुमको भरोसा हो जाए, फिर लिखवा देंगे। चलिए लिखिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। हाँ, अच्छा पहले से माइनस था तो उधर गया तो प्लस हो गया, उधर गया तो प्लस हो गया। नाउ द न्यू थिंग इज dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 है कि एट x0 कॉमा y0 है। आराम से यहां तक बनाइए और देखिए, तो m लाने में सफल हो गए क्या आप? m लाने में सफल हो गए आप? ठीक है, सफल हो गए m लाने में। मतलब आपका m आ गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर x0 बट्टा y0। तो इक्वेशन का साचा बोलो, बोलिए स्टूडेंट्स, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 ना। प्रश्न एक बार पढ़ लेना सुढ़ानी, किसका इक्वेशन पूछा है, टैंजेंट का कि नॉर्मल का? टैंजेंट का कि नॉर्मल का? दोनों का ही पूछा है, ठीक है। पहले टैंजेंट का निकालो, y माइनस वाई वन, y1 में क्या डालना है, y0 जी, और x माइनस x1 में क्या डालना है, और m पता चल चुका है क्या, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर x0 बाई y0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बढ़ते बढ़ते क्या आएगा आंसर, आपको हम यहाँ लिखवा चुके थे, याद आ रहा है ना, ये आंसर लिखवा चुके। बढ़िया देखिए वही आ रहा है कि नहीं।
मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो एक मिनट, कोई भी चीज जब इंसान लिखता है तो कैसे लिखता है? ए एक्स बी वाई इक्वल टू सी, ऐसे लिखता है ना। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो कोशिश करना ए एक्स मतलब नंबर वा एक्स, बी वाई नंबर वा। तो बताओ ए क्या है, नंबर वा है कि वेरिएबल है? नंबर वा है, ए तो नंबर वा है। वाई नॉट क्या है? अरे पगला लोग, ये भी तो नंबर होता है जी, ये क्या होता है? बिंदु तो नंबर ही होता है ना। सो व्हाट आई एम सेइंग इज क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा ढंग से लिखना। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ए नॉट वाई नॉट, ए स्क्वायर वाई नॉट, ये नंबर है इंटू वेरिएबल हो गया। कैसे हम लोग बोलते थे 4y 2x, तो कितना y कितना x, बोलो इतना y, समझे? और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बार बार बोल रहे हैं। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर देते हैं तो 2x 4y, तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ था इतना y कितना y इतना y इतना y, ए नॉट वाई नॉट, ए स्क्वायर वाई नॉट y, ये तो नंबर है, ये भी नंबर है, नंबर नंबर फिर y लिखाएगा ना। कैसे तुम लिखे 4y 2x नंबर वा, तो ए स्क्वायर तो नंबर वा और वाई नॉट भी तो नंबर वा। ये तो भैया जो बिंदु दी रहती है एक्स नॉट वाई नॉट एक्स वन वाई वन, ये सारी बिंदुएं क्या होती है? नंबर होती है, तो नंबर ही तो है यहाँ पे। पहले एक्स वालों को सजाओ, कौन उधर जाएगा? कोई नहीं जाएगा। ये इतना एक्स सज गया, अब इसको भी लाओ, ये इतना y, इतना x इतना y, जो हम टिक मार्क लगा रहे हैं, टिक मार्क लगा रहे हैं, उनको मैंने सजाया है। इतना x बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स, ए स्क्वायर वाई नॉट वाई। अब इनको और इनको सजाओ, बी स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर। बोलिए, ये तो माइनस में ही है, ये एस्ट्रिक वाला माइनस में ही है। ब्लू इक्वल टू काला, तो काला इक्वल टू ब्लू ऐसा बोल सकते हैं? तो ठीक है, काला को इधर लिख दो। तो ये काला इक्वल टू ब्लू हो गया। राम बराबर मोहन, तो मोहन बराबर राम बोल सकते हैं ना। काला इक्वल टू ब्लू, तो ब्लू इक्वल टू काला। हम बार बार बोले आप लोगों को कि अगर ये है एलिप्स का इक्वेशन, तो तुम बोले अगर का क्या बात है, यही होता ही एलिप्स का इक्वेशन। तो इसके टैंजेंट का इक्वेशन क्या होगा पता है? बाई ए स्क्वायर होगा ही, बाई बी स्क्वायर होगा ही, इक्वल टू 1 होगा ही। 2 बार x लिख देना, 2 बार y लिख देना, बस यहाँ क्या कर देना x x1 y y1। इस प्रश्न में ये बिंदु x1 y1 इन लोग बोला है कि नहीं? नहीं, इन लोगों ने x नॉट y नॉट बोला है। तो तुम्हारा आंसर क्या आने वाला है? नॉट में आने वाला है। और अगर ये इलिप्स के ना होके हाइपर बोला है तो तुम्हारा आंसर ऐसे आने वाला है ना। अब बुद्धि लगाओ, क्यों नहीं आ रहा ऐसा? अगर मैं इस चीज से डिवाइड कर दूं बोथ साइड्स, इस चीज से डिवाइड कर दूं बोथ साइड्स, तो बोलो कैसा? एक्स एक्स नॉट बाई ए स्क्वायर, एक्स एक्स नॉट बाई ए स्क्वायर, वाई वाई नॉट बाई बी स्क्वायर, और इक्वल टू ये 1 लिखा जाएगा। मैं बता रहा हूं क्यों लिखाएगा, पहले इतना कीजिए आप लोग, यहां तक पहुंचिए। डिवाइडिंग बोथ साइड्स, यहां तक पहुंचिएगा स्टूडेंट्स। तो एक्स एक्स नॉट बाई ए स्क्वायर, वाई वाई नॉट बाई बी स्क्वायर इक्वल टू ये 1 काहे हुआ, ये हम बताएंगे। पहले लिख लीजिए इक्वल टू 1, फिर बताएंगे काहे हुआ।
और जो इक्वल टू 1 लिखे यहाँ बड़ा बड़ा लिख लीजिएगा, पीला लाइट। बोले पीला लाइट स्टेप क्या है? Q1 होगा। आपको गिबन क्या बोले? गिबन इक्वेशन ये दिया हुआ है, ये गिबन इक्वेशन है। गिबन इक्वेशन को दी हुई बिंदु x1 y1, सॉरी नॉट x1 y1, द गिवन बिंदु x0 y0 तो सेटिस्फाई करेगा ही। मतलब गिबन इक्वेशन ऐसा दिखना ही है, और ऐसा दिखा तो तुम उसको 1 बोल दो। तो सी व्हाट यू आर सीइंग, x0 स्क्वायर बाई a स्क्वायर, x0 स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर बाई b स्क्वायर, y0 स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज 1। तो यहां रीजन लिखिएगा, सिंस x0 y0 will satisfy the given equation, the given equation। तो जब गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो x0 स्क्वायर बाई दैट इज में क्या लिखा जाएगा कि x0 स्क्वायर बाई a स्क्वायर, x0 स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और फिर y0 स्क्वायर बाई, तो 1 आएगा ही हर हाल में। बीच में माइनस का सिंबल है यहां पे स्टूडेंट्स। Find the point on this curve. Find the point on this curve. हर बार की तरह let the point be x1, y1. Find the point on the curve at which, जहां पे the tangent, the slope of the tangent is equal to y coordinate of the point. वो बिंदु पता करो जहां पे डिग्री सेल्सियस का वैल्यू और डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू सेम हो जाए। बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है क्लास 6-7 में। जैसे 212 फ़ारेनहाइट होता है 0 सेल्सियस के बराबर, तो कभी इक्वल तो हो ही नहीं सकता है। 312 उल्टा बोल दिए, 32 फ़ारेनहाइट 0 सेल्सियस के बराबर होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32 सेल्सियस। तो 32 का तो अंतर पहले से ही होता है ना। यहाँ गिनती शुरू से होता है 0 से स्टार्ट, वहाँ 32 से स्टार्ट होता है, और हम लोगों का गिनती 100 पे खत्म हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और उनका गिनती 212 पे जाता है। 180 भागों में थर्मोमीटर बटा रहता है, और इधर थर्मोमीटर 100 भाग में। लेकिन ऐसा कोई भी टेम्परेचर है क्या जहाँ पे
मर्क्यूरी वहीं जाके रुक जाए जो फ़ारेनहाइट में रुके, तो दैट इज अ वैल्यू -40। बोलो सर कुछ नहीं बुझाया, कोई दूसरा एग्जांपल देके समझाइए। आज 18 तारीख है, तुम्हारा आज बर्थडे और तुम 18 साल के भी हो गए। अब समझ में आ गया बात? अब समझ में आ गया? आज 18 तारीख है, आज तुम्हारा बर्थडे और तुम 18 साल की भी हो गए आज, और अभी 2018 भी चल रहा है, और 18 बजे केक भी काट रहे हो तुम। आप समझ आ गया? मैं आ गई, मैं उधर भेजेगी बैठेगी, और 18 ठो केक भी काटोगे, और 18 बार काटोगे, और 18 दोस्तों को बुलाए हो, 18 बार खाए भी और 18 गेस्ट को खिलाए भी। तो बोल रहा है कि द स्लोप ऑफ द टैंजेंट, इस बिंदु पे जो टैंजेंट का स्लोप निकला, पता चला स्लोप निकला 3, इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो बिंदुआ में भी ना ये 3 था, और अगर स्लोप निकला 55, तो पता चला ये बिंदु का जो वाई कोऑर्डिनेट है ना वो भी 55 था। अब कुछ बत्ती जला, द स्लोप ऑफ द टैंजेंट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। द स्लोप ऑफ द टैंजेंट, द स्लोप ऑफ द टैंजेंट, मन नहीं लग रहा है तो मन पक्का कहीं तो लग रहा है। कहां लग रहा है उसे ढूंढो। मन भागेगा फिर खींच कर लाओ, फिर भागेगा फिर खींच कर लाओ, कहीं तो लग रहा है आपका मन। दुखी हैं आप, जानते हैं अंदर से कुछ आपको बहुत जोरदार हर्ट किया है, वो यहां से रिलेटेड नहीं है, कुछ जीवन का ADLS है आपका, वो दिख रहा है आपके चेहरे पे। पर क्या करिएगा, जब तक जीवन है तब तक ADLS चलता ही रहेगा। अरे उसका थोबड़ा 3 दिन से देख रहे हैं जी। हाँ, पिछला वीक भी हम विष्णु प्रिया को बोले, एक दिन तो खैर छुट्टी हो गया, और एक आज। एट विच द स्लोप ऑफ द टैंजेंट, अब समझ में आ गया ना, स्लोप अगर 55 है तो दैट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब हिंदी में समझ में आ रहा है, वो सब छोड़ो, तुम अपने से बस dy/dx निकाल के रख लो। तो बोलो तुम क्या लाने में सफल हो गए। स्लोप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्लोपवा किसके बराबर है? स्लोपवा यहां का जो बिंदु का y1 होगा उसके बराबर। स्लोप अगर 55 निकला तो 55 के बराबर ही है y, या y ही 55 है, या 55 ही y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक और नजर से स्लोप निकला ना, स्लोप की वैल्यू एक और नजर से देखा जाए तो किसके बराबर है, क्या चीज के बराबर है? बोलो उस बिंदु की जो y कोऑर्डिनेट है उसके बराबर है स्लोप। और ये तो कैलकुलस से निकला स्लोप, ये स्लोप निकला है कैलकुलस की मदद से। और ये जो 2 नंबर में तुमने स्लोप लिखा है वो स्लोप कहां से निकला? बोलो सवाल ही तो बोल रहा है कि स्लोप किसके बराबर है। स्लोप की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू ये इसी के बराबर है। तो फ्रॉम 1 and 2 कर दो, फ्रॉम 1 and 2 कर दिया तुमने, तो ऐसा आया। आर यू गेटिंग एन आंसर और अ रिलेशन? यू आर गेटिंग ए रिलेशन। ये फिर वही तरह का सिचुएशन है जहां पे पहले हम फंसे हुए थे, सोच रहे थे बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, हमसे बना नहीं। तो स्टूडेंट उछल उछल कर बोला सर सर सर, फिर हम चुप चुप नहीं बनेगा। सर सुनिए तो, बोले नहीं बनेगा तुमसे। सर सुन तो लीजिए। सर देखिए ऐसा है, एक रिलेशन आ रहा है x1 y1 में, और हम लोगों को बेसिक मैथ्स क्या सिखाया गया कि अगर 2 वेरिएबल्स हैं x1 और y1 का, 2 इक्वेशंस है और 2 वेरिएबल्स है, तब तो सॉल्व हो जाएगा। तो हम बच्चा को बोले अरे चचा वही तो दूसरा इक्वेशन वे नहीं लाने सक रहे हैं हम, यहाँ तो फंस गए हम एक इक्वेशन लाके। ना x1 निकला है ना y1 निकला है, x1 और y1 का आपस में बस क्या निकल गया है, ना x1 निकला है ना y1 निकला है, आपस में रिलेशन निकल गया है। तो x1 और y1 का एक और रिलेशन कहीं से तो आना चाहिए, 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 कहीं से कैसे आना चाहिए? ये इसको भी वो सब करेगा satisfy, ये इसको भी वो सब करेगा। So you'll get another relation or not? Now x1 y1 will satisfy the curve also, will satisfy the curve। देखो जी किस सिचुएशन में अटके हुए तुमको पता होना चाहिए, तुम किस सिचुएशन में अटके हुए। तुम जैसे टीचर हो के हम अटके यार नहीं बना, एक कनेक्शन आ गया x1 और y1 का, बच्चा उछल उछल के क्या बोला, ऑल्दो उसको ये चैप्टर नहीं आता पर उसको मैथ्स आता है ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं अगर, तो 2 इक्वेशंस चाहिए। एक इक्वेशन तो आप लाएं, तो एक इक्वेशन और लाइए ना, ये बिंदु इसको सेटिस्फाई करेगा, से लाइए, विल सेटिस्फाई द कर्व। सो y1 इज x1 क्यूब। तो दिस इज अनदर रिलेशन ऑफ x1 y1। इधर आओ, साइड में आओ,
अंकित अमन ए या बी निकाल पाओगे? नहीं, क्यों नहीं निकाल पाए? बोलो दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन दीजिए। चलो एक और इक्वेशन दे दिए, अब निकाल पाओगे? बोलो हाँ। अब क्यों नहीं निकाल पाएंगे? अच्छा अब निकाल पाओगे? बोलो अब भी निकाल पाएंगे। अब ए या बी निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो बस वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर x1 का कोई इक्वेशन दिया है y1 का, तो तुम निकाल पाओगे कि एक और इक्वेशन दीजिए तो पहले। तो आ गया दो। अब जैसे सॉल्व करना है ऐसे सॉल्व करो। सॉल्व ए एंड बी, जैसे सॉल्व करना है करो, जैसे सॉल्व करना है करो। Product of two things is zero. Either the first part is zero or the second part is zero. 0 कॉमा कितना कर्व में डालेंगे और 3 कॉमा कितना कर्व में डालेंगे, तो पता चल जाएगा कि वो कौन सी बिंदुएं हैं जहां पे स्लोप भी बराबर होगा। जैसे बोले ना स्लोप अगर 55 तो बिंदु का भी y कोऑर्डिनेट 55। तो कौन सी बिंदु है देख लो। कर्व का क्या इक्वेशन था हर्षिता, बताइए तो जरा। यही था ना। तो 0,0 और 3,27। इसका ये अर्थ है कि अगर टैंजेंट ना इधर देखो 0 0 पे बनेगा ना तो m भी 0 ही निकलेगा। टैंजेंट अगर 0 0 पे बनेगा ना तो m भी 0 ही निकलेगा। और अगर टैंजेंट 3 कॉमा इधर देखिए 27 पे बनेगा, ये देखो टैंजेंट छू नहीं पा रहा है। उफ, ये देखो टैंजेंट बस छू के निकल गया। 3,27 पे जो टैंजेंट है ना, जानते हैं टैंजेंट का m भी 27 ही होगा। आप समझ रहे हैं? अगर आपने टैंजेंट कहां बनाया 0 0 पे तो m भी, और अगर टैंजेंट आपने 3 कॉमा, तो ये जो m निकलेगा ना टैंजेंट का वो 27 ही निकलेगा। बोला था ना टैंजेंट का y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, टैंजेंट का y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू टैंजेंट का स्लोप इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास।